नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ। और देवेंद्र भारद्वाज इस पर हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बिल्कुल इस वक्त ये जरूरी था कंटेनमेंट जोन बनाना और इसी के साथ साथ उन कंटेनमेंट जोन पर अधिकारियों की नियुक्ति भी करना, क्योंकि कई शहरों से खबरें सामने आई थी कि कंटेनमेंट जोन बना तो दिए जाते हैं लेकिन वहां पर नियमों का उल्लंघन किया जाता है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोरोना के मामलों को रोकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एक रास्ता निकाला गया था कि कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, क्योंकि जिस इलाके में से सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं उन तमाम इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाकर वहाँ पूरी तरह से सख्ताई बरती जाए। और इसी को लेकर जिस तरह के प्रयास किए गए, गुरुग्राम में करीब 90 के करीब कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इसके अलावा सोहना, पटौदी, इन तमाम इलाकों में भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए। और कंटेनमेंट जोन के साथ साथ जहां कड़ाई से सख्ताई बरती जाए, ऐसे 9 कंटेनमेंट जोन गुरुग्राम में अलग से रखे गए, जहां पूरी तरह से उन इलाकों में लॉकडाउन के मार्फत जो नियम थे उनको लागू किया गया। और इसी को लेकर कोशिश यही रही कि जो कोरोना मामले लगातार आ रहे थे उन पर नकेल कसी जाए, और इसी को लेकर तमाम प्रयास जिला प्रशासन की तरफ से किए गए। और इसी को लेकर अब जिस तरह से लगातार कंटेनमेंट जोन में इजाफा हो रहा है, उसका कारण यही है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मामलों में जो इजाफा हो रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। उन आंकड़ों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए, किस तरह से नकेल कसी जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से बेलगाम कोरोना का ग्राफ गुरुग्राम में पहुंचता जा रहा था, उस पर नकेल कसनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। और ये सरकार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि कोरोना के ग्राफ को फ्लैटन करना बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरी है, और इसलिए भी कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस बार ये जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, क्या पहले की तरह इसमें नियम रहने वाले हैं या फिर उन नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया है? देखिए, बिल्कुल गुरुग्राम की बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। और ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक राजधानी है और इसी को लेकर एक व्यवसायिक बड़ी औद्योगिक नगरी है। और इसी के चलते यहाँ किस तरह से इन मामलों पर रोक लगाई जाए, इसको मद्देनजर रखते हुए कंटेनमेंट जोन में इजाफा किया गया था। और फिलहाल कोशिश यही है कि कंटेनमेंट जोन बढ़ाकर वहाँ पूरी तरह से सख्ताई बरती जाए, और जो मामले आ रहे हैं वहाँ तमाम लोगों के जो टेस्ट हैं वो टेस्ट कराए जाएं। टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट आती है उस आधार पर उस इलाके में सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कितने कोरोना पॉजिटिव मामले इस इलाके में हैं। तो ये बड़ा कह सकते हैं कि एक योजनाबद्ध तरीके से कंटेनमेंट जोन को लेकर जिला प्रशासन काम कर रहा है। जी बिल्कुल देवेंद्र, आपने बीच में जिक्र किया कि आर्थिक गतिविधियों पर भी जरूर ध्यान देना है। प्रदेश सरकार का लगातार जोर भी इसी पर रहा है कि आर्थिक गतिविधियां भी पटरी पर रहनी चाहिए। लेकिन इसके बाद 100 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं और ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां देखा जाए पूरे प्रदेश में तो गुरुग्राम से संचालित होती हैं। अब ये जो 100 कंटेनमेंट जोन बना दिए जाएंगे, इसके बाद क्या असर पड़ने वाला है आगे? देखिए, बिल्कुल कंटेनमेंट जोन का यही एक कहीं ना कहीं उसकी कोशिश यही है कि कंटेनमेंट जोन के मार्फत जो फैलाव कोरोना का बढ़ रहा है उसको रोका जाए। क्योंकि तमाम लोगों के एक संक्रमण रोग है, एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। और इसी को लेकर कोशिश यही है कि इस संक्रमण को रोका जाए। और संक्रमण को तभी रोका जा पाएगा जब आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि किस इलाके से कितने कोरोना पॉजिटिव मामले निकल कर आ रहे हैं। और ये टेस्ट पर निर्भर करता है। इसी लेकर एंटीजन टेस्ट शुरू
किया गया और पीसीआर टेस्ट शुरू किया गया। तो ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो अधिक से अधिक किए जा रहे हैं और गुरुग्राम में अब करीब 3000 से ज्यादा टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर इलाके में 3000 से ज्यादा जब टेस्ट रोजाना होंगे तो वहाँ ये सुनिश्चित हो जाएगा कि किस इलाके से कितने ज्यादा मामले निकल कर आ रहे हैं। जिस इलाके से ज्यादा मामले हैं तो वहाँ पूरी तरह से पता चले कि सही आंकड़ा क्या है। कंटेनमेंट जोन तो बना ही दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र भारद्वाज तमाम इस जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, गोहाना से बड़ी खबर आ रही है। विधायक जगबीर मलिक का गठबंधन सरकार पर निशाना। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और जेजेपी को घेरा है। बड़ौदा हल्के की जनता समझदार है, ये कहा है मलिक। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ौदा हल्के में चुनाव होना है, चुनावों की तारीख अभी तक बताई नहीं गई है, लेकिन अभी से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। विधायक जगबीर मलिक का गठबंधन सरकार पर निशाना। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के बीजेपी और जेजेपी को घेरा है। उन्होंने मुख्य तौर पर कहा है कि बड़ौदा हल्के की जनता समझदार है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के बीजेपी जेजेपी को घेरते हुए विधायक जगबीर मलिक, बड़ौदा हल्के की जनता समझदार है और इसी बात में बड़ा इशारा किया है। बड़ौदा में इनकी दाल नहीं गलने वाली है। बिना नाम लिए गठबंधन सरकार पर निशाना। गठबंधन सरकार से हर वर्ग दुखी है। तो ये एक बड़ा बयान विधायक जगबीर मलिक की ओर से। आपको बता दें कि बड़ौदा सीट पर चुनाव होना है, अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और लेकिन पहले से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो विधायक जगबीर मलिक ने निशाना साधा गठबंधन सरकार पर और कहा कि गठबंधन सरकार से हर वर्ग दुखी है। बीजेपी और जेजेपी सरकार को घेरते हुए विधायक जगबीर मलिक ने ये तक कहा कि बड़ौदा हल्के की जनता समझदार है, हर वर्ग गठबंधन सरकार से दुखी है। बड़ौदा हल्के की जनता भी समझदार है और सोच समझ करके जनता फैसला लेगी। आपको बता दें कि बड़ौदा सीट पर चुनाव होना है और वहां पर हम तो जो है इन्होंने जो है डीजल यदि ये जमींदार के इतने हैं तो कम से कम पिछले टाइम में डीजल पर राशनिंग हुई थी। जब डीजल महंगा हुआ था ये हुआ था कि किसान को डीजल सस्ता मिलेगा, उसके परमिट बने थे, उसको सस्ता डीजल मिला था। तो डीजल कम से कम किसान की डीजल इंजन का है, ट्रैक्टर का है, इनकी तो राशनिंग करें, इनको तो 30-35 रुपये लीटर दे दो। पाकिस्तान बरसाती मेंढक है भाई, बरसात का मौसम आ गया है, इलेक्शन का मौसम आ गया, आएंगे झूठे वायदे करेंगे। क्या ये दोबारा भी आएंगे? यहाँ एक भी नहीं आएगा, कोई एमएलए नहीं आए, कोई और नहीं आए, ये तो सब हारा के तैयार है। भूपेंद्र हुड्डा, जगबीर सिंह मलिक। इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर हम रुख कर रहे हैं। इनेलो का भी बीजेपी सरकार पर निशाना और इनेलो नेता अभय चौटाला का सरकार पर निशाना। अभय चौटाला भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। अब सरकार को लेकर के घेर रहे हैं। टिड्डियों से चौपट फसल को लेकर के उन्होंने निशाना साधा है। सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए हैं। गिरदावरी के बाद मुआवजा जारी करे सरकार, ये कहा अभय चौटाला ने। गठबंधन सरकार में किसान की दुर्गति हो रही है। तो अभय चौटाला ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को घेरा है और ये कहा है कि उनके राज्य में किसानों की दुर्गति हो रही है। टिड्डियों से चौपट हुई फसलों को लेकर के सरकार को घेरते हुए ये कहा अभय चौटाला ने कि सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में प्री स्कूल खोलने के मामले में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। सीएम ने 28 फरवरी को बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की थी। प्रदेश सरकार की घोषणा के मुताबिक स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोलने का मकसद 3 से 6 साल के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है। सीएम ने प्राइमरी स्कूल के परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट लर्निंग प्लेवे स्कूलों में बदलने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 1000 स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे। ये प्रदेश को एक बड़ी सौगात। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ये स्मार्ट प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे
और इसी के साथ हम आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों को ही स्मार्ट लर्निंग प्लेवे स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। इनमें एनिमेशन और ऑडियो विजुअल के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा और खेल गतिविधियों के जरिए भी पढ़ाई होगी। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हाई प्रोफाइल और हायर एजुकेशन वाले टीचर्स की हायरिंग भी होगी इन आंगनवाड़ी केंद्रों में। प्लेवे स्कूल के लिए महज 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है और इसमें भी SC और ST के छात्रों के लिए अलग से फीस का प्रावधान किया गया है। बहाली की मांग को लेकर के पीटीआई का धरना लगातार जारी है। पीटीआई के समर्थन में कई सामाजिक संगठन भी आ गए हैं। 18 जुलाई को जींद में सर्वखाप महापंचायत इस पर होने वाली है। पंचायत के फैसले पर पीटीआई की निगाहें टिकी हुई हैं। पंचायत में आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। पिछले 30 से 31 दिनों से ये पीटीआई टीचर्स धरने पर हैं और इस धरने को विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, कई अन्य संगठनों का समर्थन मिल रहा है, खाप पंचायतों का समर्थन मिल रहा है और इसलिए आगे सर्वखाप पंचायत एक बड़ा फैसला लेगी, आगे के आंदोलन की रणनीति बनाएगी और इस पर पीटीआई टीचर्स की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या फैसला लिया जाएगा। अगर भरने के बाद 31 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और फिलहाल की अगर बात करें स्ट्रेटजी, अभी जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो भी आ रहे हैं, अभी तक समर्थन भी दे रहे हैं। आगे की रणनीति की अगर मैं बात करूँ किस तरह की रणनीति रहेगी? देखो, हमने 1 महीना से ऊपर हो गया है इस धरना और कार्मिक अनशन के ऊपर। हम हमारा आगे का प्रदर्शन 18 तारीख को जींद में करने जा रहे हैं और हमारा पुरजोर तरीके से खाप पंचायतें, सर्वखाप पंचायतें, संगठन, सामाजिक संगठन और सभी कर्मचारी हमारी मदद के लिए आगे आए हुए हैं और हमने उनकी मदद भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे खिलाफ जो है ना सरकार ने एक अत्याचार का काम किया है। हम सामाजिक संगठनों से और सर्व कर्मचारियों से साथ लेके हम इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं ताकि समाज में एक स्पष्ट संदेश जाए कि निर्दोष पीटीआईओं को सरकार के जुल्म का शिकार होना पड़ रहा है। ज्ञापन पत्र दिए गए हैं, समर्थन की बात कही जा रही है और अगर इस मंच की बात करें, धरने के इस मंच पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता नुमाइंदे भी आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं अभी तमाम चीज़ें, तमाम पहलुओं पर अगर गौर किया जाए 18 तारीख पर फोकस धरने के जितने भी लोग हैं 18 तारीख को ऐसा किस तरह का समर्थन है? 18 तारीख को आपने किस तरह करनाल से एक अहम खबर आप तक पहुंचा दे। तरावड़ी गैंगरेप का ये मामला और करनाल महिला आयोग की टीम पहुंची है। पुलिस से भी बातचीत करेगी महिला आयोग की टीम। महिला आयोग ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। स्कूल और राइस मिल से जुड़े हुए मामले हैं। प्रताप पब्लिक स्कूल की टीचर ने आरोप लगाए। ये दूसरा मामला हम आपको बता रहे हैं। दूसरा मामला तरावड़ी से जुड़ा हुआ है। तो महिला आयोग की टीम पहुंची और पुलिस से सवाल जवाब, 2 मामले बताए जा रहे हैं जिसमें महिला आयोग की टीम ने पुलिस से पूछताछ की है। एक मामला जो हम आपको बता रहे हैं वो स्कूल और राइस मिल से जुड़ा हुआ है। प्रताप पब्लिक स्कूल के टीचर ने आरोप लगाए हैं और दूसरा मामला तरावड़ी की राइस मिल से जुड़ा हुआ है। तो महिला आयोग में सक्रिय होते हुए पुलिस से सवाल जवाब किए और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है, इसको लेकर के भी सवाल जवाब किया।
प्रोफाइल जो गैंगरेप के मामले हैं उनके जांच करने आई हैं। उनसे पूछते हैं कि अभी तक जो है जांच कहाँ तक पहुंची है, उन्होंने किस से मुलाकात की। ये तरावड़ी वाले मामले के अंदर सुबह से महिला यहाँ पर नहीं थी, उसको बुलाया गया और वो आ गई और वो कन्विंस हो गई और उन्होंने 164 के जो है बयान उन्होंने दिया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो लेकिन फिर भी वो तैयार थी और उन्होंने मुझे भी अपनी सारी जो डिटेल थी वो बात बताई, किस तरह से वो गई, किस तरह से उन व्यक्तियों ने जो कार्य को अंजाम दिया। बहुत ही भयानक का जो उसने मंजर बताया और मैंने उसकी बॉडी भी देखी है जिस पे मार्क्स थे और जो कि अपने आप में ही बता रहे हैं कि बहुत ही जो घिनौनी हरकत उसके साथ की गई है और महिला न्याय चाहती है। कुछ र्यूमर थे कि कहीं कुछ मिली भगत ना हो, कुछ पैसों का लेन देन ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा। मैंने स्पष्ट रूप से महिला को पूछा तो कहती मुझे तो न्याय चाहिए। लेकिन उसने एक चीज़ और बताई, ये जो खेद का विषय तो मुझे लगा कि उसने कहा जब मेडिकल करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी तो जो लेडी डॉक्टर थी उन्होंने उसके साथ कुछ मिसबिहेव किया, मतलब उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी महिलाओं के प्रति। वो महिला डॉक्टर थी और महिला डॉक्टर के होने के नाते से भी उन्होंने उसका अच्छा बिहेवियर नहीं किया, जिससे भी वो परेशान है। तो हम अभी कोशिश करेंगे उस महिला डॉक्टर को भी आयोग के अंदर हम लोग तलब करेंगे कि जब एक महिला पीड़ित आती है आपके पास, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, आप अपनी राय एकदम से नहीं, प्रथम दृष्टि में आप अपनी राय नहीं बना सकते हैं। एक पीड़ित महिला पता नहीं किस तरह से तो निकल कर एक कंप्लेंट करती है। कंप्लेंट करने मेडिकल करवाना कोई आसान काम नहीं होता है और ऊपर से एक महिला होने पर और महिला डॉक्टर होने पर और एक महिला पीड़िता से ही इस तरह से घिनौनी बात करनी, गलत बात करनी, उसको गलत ठहराना अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आपकी खुद महिला होकर महिलाओं के प्रति आपकी क्या संवेदनशीलता है, क्या सोच है, जो कि मैं कहूँगी बहुत ही गलत है। हम उनको आयोग के अंदर तलब करें। तरावड़ी मामले में एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव है तो उसके बारे में क्या जानते हैं? हाँ जी, ये बताया कि कोरोना पॉजिटिव है, बाकी उनके भी 2 के सैंपल लिए हुए हैं, उनकी भी रिपोर्ट कल आ जाएगी और बाकी जैसे इसकी स्टेटमेंट होती है, इसकी गाड़ी की रिकवरी और गन की रिकवरी है और यह जो लोग अरेस्ट की जो है ये जल्दी पूरा करें। मैडम, जो करनाल का स्कूल संचालक और तहसीलदार वाला मामला उसमें क्या जांच की? मैंने तहसीलदार को बुलाया था और उन्होंने अपना पक्ष रखा। वो तो उन्होंने जो बताया कि मेरा उनके साथ कभी भी कोई भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है, कोई ज़मीन के मैटर में कोई आए हों तो ऐसे आए हों और उन्होंने कहा कि मेरा कभी भी किसी प्रकार से भी ना तो स्कूल जो प्रशासन जो भी स्कूल के जो ऑनर हैं या कोई भी व्यक्ति हैं उन लोगों से कोई मिलना नहीं हुआ, कभी ये गए नहीं हैं जैसे इन्होंने मुझे बताया। तो मुझे इस पर तो कहीं ना कहीं डाउट मुझे भी लगता है कि हो सकता है कि कहीं ये प्लांटेड ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी ना हो तो क्योंकि पहले तो लड़की की पूरी अच्छे से जांच चलेगी, उसकी जांच के अंदर जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर इन दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। और स्पेशली मैंने बोला जैसे इनकी जांच होती है तो कम से कम तहसीलदार जिसको कि कहीं ना कहीं अगर शक के घेरे में कहीं है भी सही है या गलत है तो उस व्यक्ति को अगर कोई निर्दोष है तो उसको निर्दोष भी जल्द ही घोषित करना चाहिए, अगर वो दोषी है तो भी जल्द घोषित करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसको दोषी बनाया जाए तो उसकी जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। किसी पुरुष होने का मतलब ये भी नहीं है कोई इल्ज़ाम लगाया उसको एकदम अंदर कर दो, उसकी भी मनस्थिति, उसके परिवार की मनस्थिति, उसकी मानहानि के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन अगर वो दोषी है तो उसको जल्दी से जल्दी उसकी जो है प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन की पूरी करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़िता को इंसाफ हर एक को हक है। मानव अधिकार कहते हैं कि हर मानव को अधिकार है अपने लिए स्वयं के लिए लड़ने के लिए, तो ये हर एक को अपना अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़। उन्होंने कहा है कि जो एक आरोपी है तहसीलदार के मामले में वो यहाँ पर नहीं पहुँची है, कहीं ना कहीं शक के दायरे में। और वहीं जो तरावड़ी का जो मामला है उन्होंने कहा कि जो पीड़ित है उसके शरीर पर जो है ना काफ़ी जो जख्म पाए गए हैं और उसी को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों मामलों की पूछताछ की गई है और पूरी जाँच चल रही है। फिलहाल देखना है कि पुलिस अब आरोपियों को कब तक अरेस्ट करती है। आपसे केसीआर सिरसा से एक बड़ी खबर आ रही है, हम सीधा उसकी ओर रुख करेंगे। बेटी ने ही मां की हत्या कर दी, ये बड़ी अहम खबर हम सिरसा से पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने इस डबल मर्डर के गुत्थी को अब सुलझा लिया है। बेटी ने 3 लोगों के साथ मिलकर के हत्या की थी अपनी ही मां की और अवैध संबंधों के चलते पूरी वारदात को अंजाम दिया। कलयुगी बेटी ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया, अपनी ही मां की हत्यारी बन गई वो बेटी। और उसके बाद पुलिस ने जब इस पूरे मामले की छानबीन की तो पूरे चक्रव्यूह का पता चला कि कैसे इस लड़की ने 3 लोगों के साथ मिलकर के अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया।
इधर रतिया में यूजीसी के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं स्टूडेंट्स और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ये स्टूडेंट्स, जिनकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ था और इसलिए परीक्षा लेने का ये समय सही नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षाओं को रद्द ही कर दिया जाए और बिना परीक्षा दिए उन्हें प्रमोट कर दिया जाए। रतिया में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया है, ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इधर कैथल से भी एक बड़ी खबर आ रही है। मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है। कसान गांव में मकान की छत गिरी है। 12 साल की बच्ची की मौत हो गई है। परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कसान गांव में मकान की छत गिरी है। बारिश आफत बन करके आई है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बारिश आफत बन करके आई है। और फतेहाबाद में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बट्टू इलाके में चोरों ने एक साथ 5 दुकानों के ताले तोड़ करके लाखों रुपयों की नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी की ये पूरी वारदात एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से बेखौफ चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 1 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर लिया इन चोरों ने देखते ही देखते। और सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी वारदात कैद हो गई है और इसके बाद अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।